जेल से देशवासियों के नाम सांसद संजय सिंह का पत्र। जय हिंद साथियों। जेल की सलाखों के पीछे कई दिन बीत चुके हैं। हर दिन के साथ निरंकुश सत्ता से लड़ने की इच्छा शक्ति और मजबूत हो रही है। इन दिनों का सदुपयोग मैंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जाति प्रथा और नेल्सन मंडेला की जीवनी पढ़ने से की है। इन महापुरुषों के संघर्ष, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को पढ़कर लगा कि हर दौर में जुर्म और तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले लोगों को हुकूमत ने अपने दमन का शिकार बनाया है। लेकिन यह भी सच है कि दमन जितना उग्र होता है, विरोध और जन आक्रोश भी उतना ही तीव्र होता है। महान पुरुष नेल्सन मंडेला ने 67 साल तक अपने देश को आजाद करने की लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें 27 साल तक दक्षिण अफ्रीका की जेल में रखा गया। 21 साल के बाद वो अपनी पत्नी से मुलाकात कर सके। तमाम यातनाओं और जुर्म सहने के बाद पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ और दक्षिण अफ्रीका आजाद हुआ। उनको नेशनल शांति पुरस्कार, भारत रत्न सहित 695 अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिले। उधर बापू ने पहली जेल यात्रा दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए की और भारत माता को आजाद करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश को लामबंद किया। गांधी जी ने भी देश को आजाद करने के लिए अनगिनत जेल यात्राएं की और यातनाएं झेली। पूरी दुनिया गांधी जी के अहिंसा के मंत्र का लोहा मानती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे महापुरुषों ने भी जातिवाद का जहर मिटाने, गैर बराबरी को खत्म करने के लिए लंबा संघर्ष किया। उपरोक्त उदाहरण देने का मकसद साफ है। देश में बड़ा परिवर्तन लाना है, देश में चल रही तानाशाही के खिलाफ आवाज उठानी है तो हर प्रकार का जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। जेल, मुकदमा और लाठी तानाशाही सत्ता का हथियार है। इसके आगे झुक गए तो तानाशाही बढ़ेगी और अगर डटकर मुकाबला किया तो जनता आपके साथ खड़ी होगी और तानाशाही का अंत करेगी। बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आंदोलन की कोख से जन्मी इस पार्टी ने भारतीय राजनीति में एक उम्मीद पैदा की, एक भरोसा पैदा किया, देश को नई दिशा देने का एक अनोखा प्रयास किया। अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई और उनके कुशल नेतृत्व में सिर्फ 10 साल में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। 3 बार दिल्ली में आपकी सरकार बनी, पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, गुजरात के गढ़ को भेदने में भी केजरीवाल जी को सफलता मिली। आजादी के बाद देश भर में तमाम सरकारें बनी, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैसा सराहनीय कार्य केजरीवाल सरकार ने किया वो देश और दुनिया में एक उदाहरण बन गया। पंजाब की भगवंत मान सरकार भी एक एक कर अपने हर वादे को पूरा करने में जुटी है। अरविंद केजरीवाल का काम मोदी सरकार की आंखों की किरकिरी बन गया। बीजेपी को लगा अगर देश की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर वोट देने लगी तो हमारा क्या होगा। आम आदमी पार्टी ना तो जातिवाद फैलाती है, न ही धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम करती है। ये तो काम की राजनीति कर रही है। इनका मुकाबला कैसे करें? मोदी और बीजेपी के लिए ये बड़ी कठिनाई बन गई। इसी कारण इन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। जिस पार्टी को चुनाव में नहीं हरा सकते उनको डराओ, धमकाओ, झूठ फैलाकर बदनाम करो, लोकतंत्र और संविधान का गला घोंटकर सारे अधिकार छीन लो। और इस काम में मोदी सरकार पूरी शिद्दत के साथ जुट गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई का छापा मारा गया। शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत 49 से अधिक विधायकों पर फर्जी मुकदमे लिखे गए। शुंगलू कमेटी बनाकर 400 फाइलों की जांच कराई गई। स्कूल के कमरे निर्माण करने के नाम पर घोटाले का झूठा आरोप लगाया गया। 1.5 साल से तथाकथित शराब घोटाले की जांच ईडी, सीबीआई से कराई जा रही है। और इतना ही नहीं, नफरत की हद तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया तो 8 दिन में अध्यादेश लाकर उस फैसले को बदल दिया। मोदी सरकार ने हर वो प्रयास कर लिया जिसमें आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, उसके नेता टूट जाएं, विधायक, मंत्री उनसे डरने लगे और दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली, पंजाब में भी तोड़ फोड़ हो जाए। लेकिन इस पार्टी ने मोदी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मोदी की तानाशाही के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और पार्टी के तमाम नेता चट्टान की तरह खड़े हैं। पहले भी आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं पर लगे सारे आरोप झूठे साबित हुए हैं। आगे भी मनगढ़ंत लगाए गए आरोप झूठे ही साबित होंगे। मोदी जी ने सारी जांच करा ली, छापेमारी करा ली, सत्ता और जांच एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग कर लिया। उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन एक बात जो पूरा देश देख रहा है कि मोदी जी देश के लिए काम करने की बजाय
दुश्मनी निभाने में जुट गए हैं। एक तरफ विपक्ष से दुश्मनी और दूसरी तरफ अपने दोस्तों से मिलकर देश के संसाधनों को लूटने की खुली छूट। यही मोदी सरकार का फॉर्मूला है। बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी मोदी की शरण में जाते ही राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश के सारे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी भाजपा के साथ हैं। मोदी सरकार की कार्यप्रणाली बिल्कुल साफ है। ईडी सीबीआई से जांच कराओ, डराओ धमकाओ, दूसरे पार्टियों को तोड़ो। जब बेईमान बीजेपी में शामिल हो जाएं तो जांच बंद कर दो। असम के वाटर घोटाले में क्या हुआ, बंगाल के नारदा शारदा स्कैम में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में क्या हुआ, कर्नाटक के माइनिंग घोटाले में क्या हुआ, महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले में क्या हुआ। जिन नेताओं पर आरोप प्रधानमंत्री जी स्वयं हजारों लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उन्हीं को फूल माला पहनाकर बीजेपी में शामिल कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के इस भ्रष्टाचार से आज पूरा देश वाकिफ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा बोलती है तो लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा का उपदेश दे रहा है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोदी बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि मोदी उस भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे रहे हैं। मेरी गिरफ्तारी भी मुझे खामोश करने के लिए एक घटिया कोशिश है। पूरा देश जानता है मैं हमेशा मोदी सरकार के अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाता रहा हूँ। न डरा न झुका, तानाशाह राजा और उसके दोस्तों के खिलाफ लड़ता रहा। किसानों के खिलाफ बनाए काले कानून पर संसद में आवाज उठाई तो मुझे सस्पेंड कर दिया। गुजरात में जहरीली शराब से हुई मौत का मुद्दा उठाया तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मणिपुर में कारगिल योद्धा की पत्नी के साथ हुई दरिंदगी का मुद्दा उठाया तो मुझे कई महीनों से सस्पेंड किया हुआ है। क्या मणिपुर की हिंसा पर आवाज उठाना जुर्म है? कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली हो, किसानों को एमएसपी दोगुनी मिले, अग्निवीर के नाम पर नौजवानों से धोखेबाजी बंद हो, सरकारी विभाग को औने पौने दाम पर बेचना बंद हो, देश की संपत्ति की लूट पर रोक लगाई जाए। क्या इन तमाम सवालों पर आवाज उठाना गलत है? क्या ये मेरा गुनाह है? क्या मोदी जी के दोस्त अडानी को देश लूटने, बैंक लूटने, सारे संसाधन लूटने की खुली छूट होनी चाहिए? देश के बैंकों में आम आदमी की मेहनत की पूंजी जमा है। मोदी सरकार ने बैंकों में जमा देश के करोड़ों लोगों का पैसा उठाकर अपने पूंजीपति दोस्तों को दे दिया। वो लोग या तो बैंक में जमा आपका पैसा लूट कर भाग गए या फिर मोदी जी ने उनके लाखों करोड़ों का कर्ज माफ कर दिया। क्या आपको पता है कि मोदी सरकार ने चंद पूंजीपतियों का 13 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया? आपको 13,000 का भी कर्ज न देने पर हवालात में बंद कर दिया जाता है, लेकिन मोदी के दोस्तों का 13 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया जाता है। जरा कल्पना कीजिए, जो मोदी सरकार आपके शिक्षा और स्वास्थ्य पर सिर्फ 2% बजट खर्च करती है, वो अपने दोस्तों का 13 लाख करोड़ रुपए माफ कर देती है। ये लोग आपको 5 किलो राशन देकर खुश रहने को कहते हैं, फिर चाहे आप महंगाई की मार झेलें, बेरोजगारी के कारण दर दर की ठोकरें खाएं या फिर फसल का दाम न मिलने पर आत्महत्या कर लें, मोदी सरकार को देश की नहीं दोस्तों की चिंता है। क्या आपको पता है कि मोदी के दोस्त अडानी को 2.5 लाख करोड़ का कर्ज मिला है? देश का पैसा दोस्तों पर लुटाने वाले मोदी जी अगर ये लाखों करोड़ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और किसानी जैसे देश के जरूरत पर खर्च करें तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। आपको तो बीजेपी कहती है कि 5 किलो राशन लो और चुप रहो। मैंने ये तमाम तीखे सवाल सत्ता की आंखों में आंख डालकर निर्भीकता से पूछे, लेकिन जो बात मोदी जी को सबसे ज्यादा बुरी लगी वो था अडानी पर सवाल उठाना। आपको याद होगा मैंने अडानी पर भ्रष्टाचार के खुलासों की एक सीरीज चलाई कि अडानी मोदी सरकार के साथ मिलकर देश के संसाधनों और जनता को कैसे लूट रहा है। इसके तमाम सच और प्रमाण मैंने सामने रखे थे। आकाश में चले जाओ तो जहाज अडानी का, जमीन पर आ जाओ तो एयरपोर्ट अडानी, समुद्र में चले जाओ तो सी पोर्ट अडानी का, और पाताल में चले जाओ तो कोयला अडानी का, गैस अडानी की, बिजली अडानी की, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का, सड़क अडानी की, रेल अडानी की, तेल अडानी का और मीडिया भी अडानी का, और 8 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन। क्या आपके मन में एक सवाल नहीं आता कि दरअसल आपके जीवन में दुखों का कारण मोदी सरकार द्वारा दोस्तों को दी जा रही लूट की खुली छूट है? वैसे अडानी ने तमाम घोटाले किए हैं, लेकिन कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनियां बनाकर 42,000 करोड़ रुपए भारत में अडानी की कंपनी में काला धन लगाया गया। 13,000 करोड़ का कोयला घोटाला, गुजरात में कागजों में कोयले का दाम महंगा दिखाकर गुजरात की जनता को महंगे बिजली देना, एयरपोर्ट हो या सीमेंट कंपनी, उनके मालिकों के खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच शुरू होती है। फिर औने पौने दामों पर वही कंपनी अडानी को मिल जाती है। अडानी ने तो एक मीडिया हाउस जबरन हथिया लिया क्योंकि वहां रवीश कुमार के सवाल उनको पसंद नहीं आते थे। अडानी के ऐसे तमाम कारनामे हैं जिसका मैंने खुलासा किया है।
आज भी यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यह साफ है कि आकाश से लेकर पाताल तक मोदी जी ने सब कुछ अपने दोस्त अडानी को दे दिया है। मैंने मोदी सरकार से इन घोटालों की जांच करने की मांग की, ईडी सीबीआई को भी चिट्ठी लिखी, संसद में मामला उठाया, मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेचकर खाई मलाई। ये तमाम विरोध देखकर मोदी सरकार ने मुझे जेल भेजने की ठान ली। सरकार मुझे जेल में डालने की तैयारी तो पहले से ही कर रही थी, लेकिन उनको सफलता थोड़ी देर से मिली। आपको याद होगा कि ईडी ने मेरा नाम पहले भी चार्जशीट में डाला था। उनकी कोशिश उस वक्त भी झूठा फंसाने की थी, लेकिन जब मैंने ईडी को लीगल नोटिस भेजा तो ईडी ने मुझसे माफी मांगी। शायद ये ईडी के इतिहास में पहली घटना है कि ईडी ने मुझे लिखित में गलती मानी और कहा कि चार्जशीट में लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। अब ये तर्क भी अपने आप में कितना हास्यास्पद है कि आप समझ सकते हैं। मैंने कहा कि अजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, विजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो सकता है? मतलब साफ है, चार्जशीट में ईडी ने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए नाम डाला था। ईडी ने तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर जिन लोगों को अपने जुर्म का शिकार बनाया, मैंने उनका मुद्दा भी उठाया। ईडी ने 8 सालों में 3000 छापेमारी की और सिर्फ 0.5% लोगों पर आरोप सिद्ध हुआ। यह सवाल भी मैंने देश के सदन में उठाया था। मोदी अडानी ईडी के गठित जोड़ ने मुझे फंसाने के लिए पूरी तरह झूठ और बेबुनियाद मामला तैयार किया। दिनेश अरोड़ा जो खुद ईडी और सीबीआई के एफआईआर में आरोपी है, उसको पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, फिर सरकारी गवाह बनाया। सीबीआई ने एक नहीं कई बयान दिनेश अरोड़ा के दर्ज किए। दिनेश अरोड़ा ने मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। ईडी ने भी दिनेश अरोड़ा से पूछताछ की। ईडी में भी दिनेश अरोड़ा के कई बयान दर्ज हुए। उसने मेरे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। इससे भी ईडी को संतोष नहीं हुआ तो पहले ईडी ने चार्जशीट में फर्जी तरीके से मेरा नाम डाला। जब फंस गए तो गलती मान ली, लेकिन मुझे फंसाने की साजिश मोदी सरकार ने जारी रखी। अचानक एक दिन सीबीआई के सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। उसको जेल में रखा जाता है और जो ईडी प्रताड़ित करके बयान लेने, 3rd डिग्री टॉर्चर देने में विख्यात है, वो दिनेश अरोड़ा से मेरे खिलाफ झूठा, बेबुनियाद, निराधार आरोपों का बयान लेती है। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को आसानी से जमानत मिल जाती है। जो दिनेश अरोड़ा 13 बार ईडी सीबीआई में लगभग 1 साल तक बार बार बयान देता है और मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता, वही दिनेश अरोड़ा अचानक ईडी के सामने बेबुनियाद आरोप कैसे लगाता है? उसको जेल में क्यों डाला गया और अचानक जमानत कैसे मिल गई? उसकी जमानत का विरोध ईडी ने क्यों नहीं किया? ये बात हर कोई आसानी से समझ सकता है। ईडी अचानक 4 अक्टूबर को मेरे घर आती है, 14 घंटे तक छापेमारी करती है, घर का कोना कोना छान मारती है। उनको ना तो कोई साक्ष्य मिलता है, ना संपत्ति का कागज, ना कोई सोना। उनको मेरे घर पर मेरे बूढ़े माँ बाप मिलते हैं। पिताजी टीचर थे, उनको पेंशन मिलती है। माँ टीचर थी, उनको भी पेंशन मिलती है। उनकी बैंक डिटेल्स भी ईडी नोट करती है और मुझे ईडी के अधिकारी कहते हैं कि पंचनामा तैयार करके हम चले जाएंगे। अचानक ऊपर से कोई फोन आता है और मुझसे कहा जाता है कि आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैंने कहा अभी तो आप जा रहे थे, ये ऊपर से किसका फोन आया? ईडी अधिकारी कुछ नहीं बोलते। हैरान करने वाली बात यह है कि इन 1.5 सालों में जांच में ईडी ने न तो मुझे कभी समन दिया, न नोटिस दिया, न ही किसी प्रक्रिया का पालन किया। अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी जांच में मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसको बिना समन या नोटिस के गिरफ्तार कर लिया गया। अगर मैं इतना खतरनाक व्यक्ति हूं तो मुझे पहले कभी नोटिस या सम्मन क्यों नहीं दिया गया? अगर मैं इतना बड़ा अपराधी हूं तो मुझे पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मतलब साफ है, भारी दबाव था, राजा को खुश करना था, इसीलिए गिरफ्तार किया। ईडी ने 8 दिनों तक अपनी कस्टडी में रखा, सिर्फ 3 घंटे कुल 8 दिनों में पूछताछ की, बाहर झूठी खबरें फैलाई, सवाल भी ऐसे पूछे कि सुनकर हंसी आएगी। आपकी माँ ने आपको पैसे क्यों दिए? आपके पिता ने आपको पैसे क्यों दिए? आपकी पत्नी के खाते में 2022 में 10,000 रुपए क्यों डाले गए? अब ये तीनों सवाल मेरी ईमानदारी का सबूत हैं कि सांसद होते हुए भी मुझे अपने पेंशन धारक माँ और पिता से पैसे लेने पड़ते हैं। पिता से जो पैसे लिया था उसका जवाब सुनकर तो ईडी के अधिकारी भी शर्मा गए। दरअसल एक बच्चा है, उसको एसएमएस नाम की एक गंभीर बीमारी है। उसको दान स्वरूप 1 लाख रुपए देने के लिए मैंने पिताजी से पैसा लिया। मैं सच्चाई के रास्ते पर हूं। पूरा जीवन देश और समाज की सेवा का संकल्प लिया है। रक्तदान, श्रमदान से लेकर राष्ट्रीय आपदाओं तक में अपनी भूमिका निभाई। कोरोना की महामारी हो या फिर कोई राष्ट्रीय संकट, जिस रूप में भी देश के काम आ सका, अपना कर्तव्य निभाया।
अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर एक बड़ी लड़ाई मोदी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही है। मोदी जी का कहना है कि जो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएगा वो जेल जाएगा, जो अडानी के भ्रष्टाचार को उजागर करेगा वो गिरफ्तार किया जाएगा। मोदी जी का काम चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, वो देश के लिए नहीं दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी इंडिया के नहीं अडानी के प्रधानमंत्री हैं। तानाशाह सत्ता के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। मैं हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। आप भी तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए। जय हिंद। संजय सिंह, तिहाड़ जेल से।